ऑरहुन कभी स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक पार्टी का फाउंडर था, लेकिन उसके ही दोस्तों ने उसे बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उसका सपोर्ट मैजिक दूसरों के मुकाबले वीक है। पर सच ये था कि ऑरहुन असल में कभी मेज था ही नहीं, और इसी रियलाइजेशन के साथ वो अपनी रियल स्ट्रेंथ, अपनी ट्रू पैशन सोर्ड्समैनशिप की तरफ वापस लौटने का फैसला करता है और डिसाइड करता है कि वो अब खुद को दोबारा प्रूव करेगा और ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनेगा। अकेला, थका सा, थोड़ा ब्रोकन सा, ऑरहुन डंजन के अंदर बिना किसी डायरेक्शन के चल रहा होता है, जैसे खुद अपनी लाइफ से बोर हो चुका हो। तभी उसकी नजर एक डीमन रैट पर पड़ती है। वो धीरे से अपनी तलवार निकालता है, जो काफी अरसे बाद उसके हाथ में वापस आई होती है। मॉन्स्टर की तरफ देखकर एक क्लीन शार्प स्लैश और रैट सीधा ग्राउंड पर गिर जाता है। ऑरहुन खुद महसूस करता है, थोड़ा रस्टी हो गया हूं इतने टाइम तक स्वॉर्ड यूज न करने के बाद। लेकिन इस आवाज से डंजन के और रैट्स अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत उसकी तरफ चार्ज कर देते हैं। पर हीरोज पार्टी का क्रिएटर इन छोटे मॉन्स्टर से कैसे डरेगा। एक दो फास्ट मूवमेंट्स और सब के सब गिर जाते हैं। जमीन पर बिखरे कोस देखकर ऑरहुन थोड़ा रुकता है और सोचता है, शायद मैं उतना खराब भी नहीं हूं जितना मैंने खुद को मान लिया था। शायद सोलो स्वॉर्ड्समैन के रूप में भी मेरे लिए होप बाकी है। पर तभी उसके अराउंड गॉब्लिन्स का एक ग्रुप आ जाता है, डीमन रैट से काफी ज्यादा स्ट्रांग। ऑरहुन को यह तुरंत समझ आ जाता है। इस बार वो रिस्क नहीं लेता, अपना सपोर्ट मैजिक खुद पर कास्ट करता है। स्ट्रेंथ बूस्ट, बॉडी और ज्यादा टैंकी, स्वॉर्ड और ज्यादा लीथल। जैसे ही गॉब्लिन्स अटैक करते हैं, ऑरहुन लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट्स के साथ उन्हें एक एक करके काट देता है। एस रैंक पार्टी का एक्सपीरियंस उसके हर स्टेप में दिख रहा होता है। फाइट के बीच में वो खुद से सोचता है, मैंने कभी अपना सपोर्ट मैजिक खुद पर सीरियसली टेस्ट ही नहीं किया, ये तो एब्सर्ड लेवल का स्ट्रांग है। पहली वेव खत्म होते ही जैसे ही वो सांस लेने वाला होता है, सेकंड वेव आ जाती है और उनको पता होता है कि एन्चेंटमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए वो और अग्रेसिवली चार्ज करता है। सब गॉब्लिन्स को काटकर लास्ट वाले को चेस करके सीधा हेल भेज देता है। और तब बफ खत्म। उसे याद आता है स्पेल सिर्फ 3 मिनट तक काम करता है, मतलब टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। पर डंजन आज चैन देने के मूड में नहीं था। थर्ड वेव फुल स्पीड में आ जाती है और हुन टीथ ग्रिट करता है और फिर से फाइट शुरू। जैसे जैसे एन्चेंटमेंट खत्म होने वाली होती है, वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर दोबारा कास्ट करता है और लास्ट गॉब्लिन्स को भी गिरा देता है। जब फाइनल गॉब्लिन गिरता है, उसकी आंखों से जिंदगी निकल जाती है और ऑरहुन का दिमाग फिर उस रात में चला जाता है। उस इवनिंग में जब ऑलिवर, एन और डेरेक उसके स्टडी रूम में आए थे और सीधा बोल दिया था, हम तुझे हीरोज पार्टी से निकाल रहे हैं, ऑरहुन शॉक में फ्रीज हो गया था। ऑलिवर की तरफ देखकर बोला, ये क्या बकवास है। बेस्ट फ्रेंड्स थे, सेम विलेज से। पर ऑलिवर बिल्कुल कोल्ड था। फ्रेंड होने से यह फैक्ट नहीं बदलता कि तू टीम का सबसे यूजलेस मेंबर है। एन और डेरिक भी बोल पड़े, तू सिर्फ हमें स्लो कर रहा है, ग्रेटनेस तक पहुंचने से रोक रहा है। और उनके सामने पूरी लाइफ फ्लैश हो जाती है। वो पार्टी जो उसने खुद बनाई थी, जो हीरोज पार्टी के नाम से फेमस हुई थी, जो डंजन्स को लाइटनिंग स्पीड से क्लियर करती थी, और आज वही पार्टी उसे बाहर निकाल रही है। ऑलिवर एक्सप्लेन करता है कि लास्ट मिशन में उसने देखा कि दूसरी पार्टीज के एन्चेंटर्स कितने इंसेन लेवल के थे, सबको बूस्ट कर रहे थे और उनके सामने ऑरहुन यूजलेस लग रहा था। ऑरहुन गुस्से में बोलता है, मैं कभी एन्चेंटर था ही नहीं, सिर्फ इसलिए बना क्योंकि पार्टी में किसी और को मैजिक आती नहीं थी। उसने अपनी स्वॉर्ड्समैन पोजीशन सैक्रिफाइस की, सपोर्ट रोल सीखा, अपना खुद का मैजिक स्टाइल बनाया। पर एन हंस देती है, एक्सक्यूजेस मत बना, ऑलिवर पहले से ही तुझसे बेटर स्वॉर्ड्समैन था। लास्ट होप ऑलिवर था, पर वो भी बोल देता है, हमने तेरा रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है। बस यहीं ऑरहुन को समझ आ जाता है, इस पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। जाते वक्त एन टॉन्ट करती है, तू कभी एस रैंक के लायक था ही नहीं, स्वॉर्ड और मैजिक दोनों ए रैंक, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नथिंग। डंजन में चल रहा ऑरहुन वापस प्रेजेंट में आता है और खुद से कहता है, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रहूंगा, पर सबका मास्टर बनके दिखाऊंगा। ऑलिवर और बाकी सबको प्रूव करेगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तभी टेलीपोर्टेशन रूम में 4 एडवेंचरर्स भागते हुए आते हैं, सब सांस फूली हुई। लीडल बोलता है, इतने सारे ऑक्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। एक बंदा बोल देता है, हमने लड़की को वहीं छोड़ दिया। लीडर कोल्डली कहता है, सही डिसीजन था, वरना सब मर जाते, वैसे भी आज ही ज्वाइन हुई थी। ये सुनते ही ऑरहुन का खून खौलता है, अपनी पार्टी का जख्म अभी फ्रेश था। वो उनकी तरफ घूमकर बोलता है, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। एक बंदा अटैक करता है, पर ऑरहुन उसे सीधा फ्लोर पर गिरा देता है। चुप रहो और भागो। लीडर की तरफ देखकर गरजता है, लड़की को कहां छोड़ के आए हो, और उस डायरेक्शन में स्प्रिंट कर देता है। केव के एंड में वो उसे मिल जाती है, दीवार से चिपकी हुई, आंखों में आंसू, शील्ड मैजिक लगाए हुए, और सामने ऑक्स का पूरा झुंड। शील्ड क्रैक होने ही वाला था, ऑक्स फाइनल ब्लो देने ही वाले थे। तभी ऑरहुन हवा की तरह बीच में कूदता है और अपनी विंड मैजिक से सबको पीछे उड़ा देता है। लड़की अभी भी शॉक में थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर ऑरहुन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाली और सीधा ऑर्क्स की तरफ स्प्रिंट कर दिया। पहला ऑर्क उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरहुन कामली अटैक ब्लॉक करता है और अपनी सपोर्ट मैजिक को एक्टिवेट करके ब्लेड को रीइंफोर्स कर देता है। अगला ही सेकंड स्लैश, जैसे बटर हो वैसे ही ऑर्क कट हो जाता है। लड़की बस देखती रह जाती है।
दिमाग में एक ही सवाल, ये स्वॉर्ड्समैन ने या मेज? क्योंकि ऑरहुन ब्लेड की शार्पनेस को मैजिक से एनहांस करता है और फिर मॉन्स्टर्स के वेपन्स और बॉडीज दोनों को एक साथ चॉप करता चला जाता है। वो खुद भी रियलाइज करता है वो लोग गलत नहीं थे, इतने सारे ऑक्स को हैंडल करना इजी नहीं होता। पर फिर सोचता है, पर किसी को छोड़ के भागना मैं ये कभी नहीं करता। इसी थॉट के साथ वो डजन्स मॉन्स्टर्स को एक ही फ्लो में गिरा देता है। लड़की आंखें फाड़े देख रही होती है, जैसे कोई लेजेंड सामने खड़ा हो। फिर एक सेकंड बर्स्ट और केव के अंदर खड़ा लास्ट ऑर्क भी गिर जाता है। सिर्फ लाशें और चमकते हुए कोर्स बचे रहते हैं। ऑरहुन मुड़कर उस रेड हेड लड़की की तरफ देखता है, पर एड्रेनालिन खत्म होते ही वो फ्लोर पर गिर चुकी होती है। शाम होने तक दोनों डंजन से बाहर आ जाते हैं। लड़की अपना नाम बताती है, सोफिया, और शुक्रिया के तौर पर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ऑरहुन थोड़ा हेजिटेट करता है, पर फिर मान जाता है। वो उसे सिल्वर रैबिट गिल्ड के टैवन तक ले जाती है। उसकी केप पर क्रेस्ट देखकर ऑरहुन समझ जाता है ये गिल्ड मेंबर है, और पता नहीं क्यों उसे लगता है जैसे वो किसी को याद दिला रही हो, पर एग्जैक्टली कौन याद नहीं आता। तभी सोफिया उसे अपनी बड़ी बहन से मिलवाती है, सेल्मा, और यहीं सब क्लियर हो जाता है। सेल्मा एक अलग पार्टी की एस रैंक एन्चेंटर, कंट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मेज, वही जिन्होंने पार्टी रोल्स का मॉडर्न सिस्टम बनाया। स्वॉर्ड्समैन अटैक करे, टैंक डैमेज ले, मेज सपोर्ट दे। सेल्मा ऑरहुन को देखकर आंखें सिकोड़ लेती है और बोल देती है, मेरी बहन सिर्फ 14 की है। ऑरहुन तुरंत बोलता है, मेरा नाम एप्स्टीन फाइल्स में नहीं है, रिलैक्स। बीच में सोफिया बोल पड़ती है, डेड, ये वही है जिसने मेरी जान बचाई। सेल्मा थोड़ा काम होती है और सोफिया को स्कोल्ड करती है कि बिना बताए डंजन क्यों गई। बातें चलने लगती हैं। ऑरहुन बताता है कि हीरोज पार्टी ने उसे किकआउट कर दिया और अब वो बेसिकली सोलो वैगाबॉन्ड है। ये सुनते ही सेल्मा की आंखों में एक स्ट्रेंज स्पार्कल आ जाता है। ऑरहुन सोचता है ये मुझे रिक्रूट करना चाहती है क्या, पर वो पहले ही बोल देता है, अभी मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने का प्लान नहीं रखता। सेल्मा स्मर्क करती है, ज्यादा फ्लैटरिंग मत बन, बस पूछ रही हूं, जॉब करेगा? ऑरहुन क्यूरियस हो जाता है। सेल्मा बताती है, कल उनकी गिल्ड का एक मैसिव एक्सपीडिशन जा रहा है। काफी रुकीज होंगे और ए रैंक एस्कॉर्ट्स उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हर 10 फ्लोर्स पर आने वाले बॉसेस को हैंडल करेंगे, 0 कैजुअलिटीज के साथ। स्पॉन्सर ने ग्रीन सिग्नल दिया है और वो चाहती है कि ऑरहुन एक्स्ट्रा गार्ड के रूप में साथ आए। साथ ही ये भी कहती है कि अगर मुझे तेरी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं होता तो मैं पूछती ही नहीं। ये बात ऑरहुन के दिल में डीप हिट करती है, क्योंकि उसकी पार्टी ने सेल्मा का मैजिक देखकर ही डिसाइड किया था कि उन्हें बेटर मेट चाहिए और इसलिए उसे निकाल दिया। थोड़ा रुककर ऑरहुन अग्री करता है, पर एक कंडीशन के साथ, मैं सिर्फ स्वॉर्ड्समैन बनकर जाऊंगा, मेज नहीं। सेल्मा थोड़ा अनईजी होती है, पर सोचती है जब सिचुएशन खराब होगी ये खुद ही मैजिक यूज करेगा। डिनर के बाद ऑरहुन एक शॉप पर रुकता है गैर लेने। बुढ़ा दुकानदार उसे देखकर पुराने दोस्त की तरह ग्रीट करता है। ये वही आदमी था जो शुरू से उसका आर्मर और वेपन सप्लायर था, जब ऑरहुन कोई नहीं था। हेवी हार्ट के साथ ऑरहुन बोलता है, अब मैं हीरोज पार्टी में नहीं हूं तो प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा। लोग अब शायद केयर ना करें मैं क्या यूज करता हूं। बुढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुरा देता है, लोग तुझे सुनेंगे क्योंकि तू स्ट्रांग है और अच्छा इंसान भी, तू वापस टॉप पर जाएगा। ये सुनकर ऑरहुन की आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं। कोई अभी भी उस पर भरोसा करता है और वही उससे डिसाइड करवा देता है, अब मैं खुद को 0 से रीबिल्ड करूंगा। अगली सुबह ऑरहुन सोफिया के साथ सिल्वर रैबिट क्लैन के हेड से मिलने जाता है, विंस। विंस वार्मली वेलकम करता है और बोलता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, हम इक्वल्स हैं। वो बताता है कि वो ऑरहुन के अचीवमेंट्स जानता है और कैसे हीरोज पार्टी के सक्सेस के पीछे उसका बड़ा हाथ था। फिर सीरियस होकर कहता है, चलो सीधा काम पर आते हैं। सेल्मा प्लान एक्सप्लेन करती है, 3 दिन में फर्स्ट फ्लोर से सीधा 51st फ्लोर तक, डे 1 21st फ्लोर, डे 2 36th फ्लोर, डे 3 51st फ्लोर कॉन्कर। उसे कल वाली बात याद आती है जब विंस को पता चला था कि ऑरहुन को किकआउट कर दिया गया। विंस ने तुरंत बोला था, हीरोज पार्टी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। सेल्मा भी अग्री करती है, उसका सपोर्ट मैजिक उन्हें इम्पॉसिबल हाइट्स तक ले गया था। रॉ पावर में शायद वो टॉप सपोर्ट मेजेस से थोड़ा पीछे हो, पर कास्टिंग स्पीड कम से कम 4 टाइम्स फास्टर, इवन सेल्मा से भी। ओरिजिनल स्पेल्स, इंस्टेंट जजमेंट, फ्लॉलेस रिएक्शंस, उसके बिना हीरोज पार्टी टॉप पर नहीं रहेगी और इसी से सिल्वर रैबिट्स को चांस मिलेगा कंट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनने का। विंस थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, फिर ये जॉइंट ट्रेड क्यों करेगा जब उससे ज्यादा फायदा नहीं। सेल्मा कहती है, सपोर्ट मेजेस को रेयरली फेम मिलता है और रियल मॉन्स्टर्स स्पॉटलाइट के बिना ही रह जाते हैं। तभी ऑरहुन बोलता है, तो कंफर्म कर लूं, 10 रुकी पार्टीज और 5 एस्कॉर्ट्स इंक्लूडिंग यू एंड मी। रुकीज रोटेशन में मॉन्स्टर्स को हैंडल करेंगे और अगर कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो जाता है तो एस्कॉर्ट्स तुरंत जंप इन करेंगे ताकि कोई न्यू भी हर्ट ना हो। पर ऑरहुन को एक चीज थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। वो पूछता है, अगर सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स क्यों?
मल्टीपल ए रैंक पार्टीज हायर करके रुकीज को फुल कवर क्यों नहीं देते इंस्टेड ऑफ 5 एस रैंकर्स? सेल्मा कामली रिप्लाई करती है, क्योंकि हम नहीं चाहते रुकीज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। उन्हें डंजन का रियल प्रेशर फील करना जरूरी है। और उन अंदर ही अंदर इस एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा बिलीव नहीं करता, पर यह भी जानता है कि एक आउटसाइडर को क्लैंस अपना असली मोटिव नहीं बताने वाले। चाहे जो हो, और उन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे भी फिलहाल उसके पास और कुछ खास करने को नहीं था। विंस काफी प्लीज लगता है और बताता है 2 गोल्ड पीसेस एडवांस और मिशन कंप्लीट होने के बाद 10 और। ये सुनकर ऑर्हुन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ये तो ऑलमोस्ट 1 साल की अर्निंग है। सेल्मा स्माइल करके बोलती है, हम तुम्हारी वैल्यू जानते हैं, इसलिए प्रॉपर कॉम्पनसेशन चाहिए। ऑर्हुन उनका शुक्रिया अदा करता है और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। अगली सुबह ऑर्हुन डंजन एंट्रेंस पर पहुंचता है, जहां नए एडवेंचरर्स का बड़ा सा ग्रुप ऑलरेडी रेडी होता है। वो सोफिया और सेल्मा को भी देख लेता है। सेल्मा की आउटफिट की तारीफ करता है और सोफिया तुरंत चप कर जाती है। याद रहे, मैं माइनर हूं। ऑर्हुन साय करता है, रिलैक्स, मैं माइकल जैक्सन का फैन भी नहीं हूं। सोफिया पूछती है कि अब वो कहां रह रहा है। पहले तो हीरो पार्टी के मैंशन में था। ऑर्हुन बताता है, अभी इन में हूं, पर जल्दी ही कोई प्रॉपर जगह देख लूंगा। फिर वो आसपास ग्लांस करता है, लगता है सब आ गए, एक्सपेडिशन स्टार्ट कर सकते हैं। सलमा नॉट करती है, सोफिया को अपनी पार्टी के पास भेजती है और ऑर्हुन को बाकी 3 एस्कॉर्ट्स के पास ले जाती है। इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, ये ऑर्हुन है, इंसेनली स्ट्रांग, और मैं पर्सनली इस पर ट्रस्ट करती हूं। बाकी एस्कॉर्ट्स तुरंत वेलकम करते हैं। ब्लू हेड लड़का एंट टैंक है, ब्लॉन्डी बर्न वो भी टैंक, और लास्ट शॉर्ट हेड लड़की कैथी हीलर। ऑर्हुन तुरंत कैलकुलेट करता है, वो फ्रंट लाइन अटैकर, सेल्मा इंचांटर, परफेक्टली बैलेंस्ड एस्कॉर्ट स्क्वाड। पर उसके दिमाग में एक डाउट भी आता है, अगर मैं मना करता तो इनका बैकअप प्लान क्या होता? क्लियरली कुछ तो फिशी है, पर अभी वो ऑब्जर्व करना प्रेफर करता है। देखते हैं आगे क्या अनफोल्ड होता है। सेल्मा सब रुकीज को इकट्ठा करती है और ऑर्हुन को इंट्रोड्यूस करती है। इस एक्सपेडिशन के लिए हमें एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग हेल्पर मिला है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फिर कैजुअली ड्रॉप करती है, ये 94th फ्लोर तक जा चुका है, जो मैं भी अभी तक नहीं गई, और हीरोज पार्टी का पार्ट रह चुका है। ये सुनकर रुकीज का कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर जाता है, पर ऑर्हुन के लिए ये प्रेशर का बॉम्ब था। सो मेनी पीपल लिटरली मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं। फिर सेल्मा बाकी एस्कॉर्ट्स को अपनी अपनी पार्टी संभालने भेजती है और ऑर्हुन से कहती है, तुम 10th पार्टी लीड करोगे, सबसे प्रॉमिसिंग ग्रुप है। राइट गाइडेंस के साथ मिड लेवल डंजन्स भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये भी ऑर्हुन को थोड़ा ऑड लगता है, स्टार पार्टी मुझे जो आउटसाइडर हूं। फिर भी वो 10th ग्रुप की तरफ बढ़ता है और नोटिस करता है कि सोफिया भी इसी पार्टी है। वो पूछता है, कोई लेट है क्या? मुझे सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं। ब्लॉन्ड लड़का लोगन रिप्लाई करता है, बस हम 3 ही हैं। 3 मेंबर पार्टी काफी रेयर होता है। लोगन चेस्ट आउट करके बोलता है, लीडर मैं हूं, एन्चांटर, और मैं सेल्मा से भी बेटर बनने वाला हूं। ऑर्हुन तुरंत सेंस कर लेता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ये बाद में ट्रबल बन सकता है। फिर वो सेकंड लड़की की तरफ देखता है, कैरल टैंक, पर ऑर्हुन नोटिस करता है कि आर्मर पहना ही नहीं। वो पूछता है, अंदर जाकर पहनोगी? कैरल कैजुअली बोल देती है, मैं शील्ड्स या आर्मर यूज नहीं करती। ऑर्हुन ब्लिंक करता है, तो डॉज टाइप हो? कैरल नॉट करती है, मुझे मॉन्स्टर्स को टच करने का चांस ही नहीं देना। डॉज टैंक्स रेयर होते हैं और उनके लिए इंसेन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये लड़की अभी उस लेवल की नहीं लग रही। वो पूछता है, क्लैन ने वॉर्न नहीं किया? लोगन इंटरप्ट करता है, बोला था नॉर्मल टैंक बन जाओ, पर इसने इग्नोर कर दिया। तब ऑर्हुन समझ जाता है, ये स्टार पार्टी भी हो सकती है और प्रॉब्लम पार्टी भी। एक्सपेडिशन फाइनली स्टार्ट होती है। सब डंजन में एंटर कर जाते हैं। कैरल नॉन स्टॉप बातें करती रहती है और उनसे पूछती रहती है कि पार्टी क्यों छोड़ी, हीरोज पार्टी ने क्या बोला। ऑर्हुन बस सोचता है कि इसको चुप कैसे कराऊं। जर्नी स्मूथ रहती है क्योंकि ऑर्हुन पीछे मैजिकल ट्रैप्स सेट करता जा रहा था, जो माइनर मॉन्स्टर्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देते हैं। अननेसेसरी फाइट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। 20th फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते उसे अपनी पार्टी का क्लियर पिक्चर मिल जाता है। लोगन बोलता नहीं, एक्चुअल में काफी स्किल्ड एन्चांटर है, फ्यूचर में ए रैंक पार्टी लेवल तक पहुंच सकता है, पर डायरेक्शंस देने में वीक है, जो एन्चांटर के लिए क्रिटिकल होता है। कैरल इंसेनली फास्ट है, परफेक्ट फॉर डॉज टैंक, पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स। 1, बिना सोचे मॉन्स्टर्स पर रश कर देती है जब उसका मेन काम डिफेंस होता है। 2, वो 2 टाइनी डैगर्स यूज करती है, स्टाइल के लिए परफेक्ट, पर रियल क्राइसिस में डैमेज कम पड़ सकता है। सोफिया रॉ टैलेंट में सबसे वीक, पर प्योर रुकी से बेटर, और कोई मेजर फ्लॉ नहीं। एक्चुअली सबसे बैलेंस्ड मेंबर वही है। एंड में एस्कॉर्ट्स 20th फ्लोर बॉस को डिफीट कर देते हैं और 21st फ्लोर तक पहुंचना डे 1 का गोल कंप्लीट हो जाता है। आईडी कार्ड्स रजिस्टर करवाकर सब लोग बाहर निकल जाते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग कंटिन्यू कर सकें। पर अगले दिन जब ऑर्हुन उठता है तो न्यूज़पेपर देखकर उसका हार्ट ड्रॉप हो जाता है। फ्रंट पेज पर
उसकी फोटो। हेडलाइन, हीरोज पार्टी ऑफिशियली अनाउंसेस दे किक्ड ऑर्हुन आउट और नया एन्चांटर हायर कर लिया। ये हेडलाइन ऑर्हुन को एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा हार्ड हिट करती है, पर वो जानता है अब इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर निकलता है बाकी सबसे डंजन एंट्रेंस पर मिलने के लिए, और रास्ते भर यही सोचता रहता है आज के न्यूज़पेपर के बाद रुकीज का एटीट्यूड बदलेगा क्या। तभी अचानक एक ब्लू हेड लड़की उसे रोक लेती है। ये लूना थी, हीरोज पार्टी की हीलर, और उनको याद आता है जब बाकी सब उससे डिस्टेंस बना रहे थे, लूना ही थी जो हमेशा स्माइल करती थी और हेल्प करने को रेडी रहती थी। जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया, लूना किसी एरंड पर गई हुई थी, वरना शायद बाकी लोगों के लिए उसे पुश आउट करना इतना इजी नहीं होता। लूना बिना रुके ऑर्हुन के हाथ पकड़ लेती है और ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए बोलती है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं सबको समझा लूंगी, उन्हें रियलाइज करवाऊंगी कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। वो उनके प्रॉमिस की बात करती है, ग्रेट डंजन क्लियर करने का, पर यह सुनते ही ऑर्हुन का मूड और खराब हो जाता है। वो बोलता है, वो प्रॉमिस हम तीनों ने मिलकर किया था ओलिवर के साथ, और उसी ने मुझे पार्टी से निकाला। उसकी आवाज हैवी हो जाती है, फिर वो पीछे मुड़ता है और लूना से कहता है, मैं उस पार्टी में कभी वापस नहीं जाऊंगा, और बिना रुके डंजन एंट्रेंस की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसका दिमाग बार बार वही सीन रिप्ले करता है, हीरोज पार्टी से बैनिशमेंट और आज का न्यूज़पेपर। इसका मतलब सब रुकीज कंफ्यूज होंगे कि उनका गाइड एक्चुअली कौन है, स्पेशली जब सेल्मा ने उसे इतना हाइप किया था हीरोज पार्टी का मेंबर बोलकर, और अब ट्रूथ सबके सामने आ चुका था। डंजन एंट्रेंस पर पहुंचते ही ऑर्हुन फील करता है वाइब कंप्लीटली डिफरेंट है। रुकीज के फेसेस से ही क्लियर था, सबने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। विस्पर्स चल रही होती है, ये वही है जो पार्टी से निकाला गया था। लोगन सोचता है अगर ऑर्हुन खुद छोड़कर गया होता तो बात अलग होती, पर पेपर ने क्लियरली लिखा था 2 वीक होने की वजह से किक किया गया। ये सब परसेप्शन ही चेंज कर देता है। ऑर्हुन सबको ग्रीट करने की कोशिश करता है, पर रिस्पॉन्स मिक्स्ड मिलता है। कल तक जो रिस्पेक्ट थी आज वो हाफ रह गई थी, सिर्फ एक स्टूपिड हेडलाइन की वजह से। तभी सेल्मा अराइव करती है एंट, बर्न और कैथी के साथ, और तुरंत ऑर्हुन से अपोलोजाइज करती है, मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने ही रुकीज को काम करने के लिए तुम्हारा हीरोज पार्टी बैकग्राउंड हाईलाइट किया था। ऑर्हुन तुरंत उसे रोकता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हेड हाई रखो, पार्टी लीड करो, मैं सपोर्ट दे दूंगा। एंट, बर्न और कैथी भी बोल पड़ते हैं, हीरोज पार्टी के साथ जो भी हुआ हो, फैक्ट ये है कि ऑर्हुन उन गिने चुने लोगों में से है फ्लोर तक जाकर जिंदा लौटे हैं। ये सुनकर ऑर्हुन को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो अपनी पार्टी के पास चला जाता है। सोफिया और कैरल फुल एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग विश करती हैं, पर लोगन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, जैसे डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हो कि ऑर्हुन को कैसे ट्रीट करे। ऑर्हुन खुद ही आइस ब्रेक करता है, आज का न्यूज़पेपर देखा? सोफिया और कैरल दोनों बोलती हैं, देखा, पर बकवास है, सिर्फ लाइज। लोगन थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, मैं फॉक्स न्यूज फॉलो नहीं करता, ट्रूथ सुनने का आदत है, क्या पेपर सही बोल रहा था? ऑर्हुन एक सेकंड रुकता है, फिर ऑनेस्टली बोलता है, टेक्निकली हाँ, मुझे पार्टी से निकाला गया क्योंकि उनके हिसाब से मैं वीक था। वो थोड़ा साय करता है, सॉरी, पहले नहीं बताया, मैं वो हीरो नहीं हूं जो सब सोच रहे थे। सोफिया तुरंत रिएक्ट करती है, ये झूठ है, मैंने खुद देखा है तुम्हें और कार्मी को अकेला वाइप करते हुए, बिना पसीना बहाए। ऑर्हुन उसे थैंक्स करता है और बाकी पार्टी से बोलता है, हीरोज पार्टी में ना सही, पर मैं अभी भी केपेबल हूं तुम लोगों को 51st फ्लोर तक सेफली ले जाने के लिए, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट रखो। गर्ल्स सेटिस्फाइड लगती हैं, पर लोगन का फेस थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहता है, जैसे उसे अब भी डाउट हो। डंजन में एंट्री होती है, आज का टारगेट 21st से 35th फ्लोर। रूल्स के हिसाब से ऑर्हुन सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, ऑर्डर्स तभी देगा जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। 24th फ्लोर पर कैरल ट्विन डैगर्स के साथ मॉन्स्टर्स को श्रेड कर देती है, क्लोज कॉम्बैट स्टाइल, फास्ट और फियरलेस। 30th फ्लोर पर सोफिया बिग मॉन्स्टर्स हैंडल करती है, इतना क्लीन एग्जीक्यूशन कि ऑर्हुन खुद सोचता है शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। 31st फ्लोर, मिडिल फ्लोर्स, अब रुकीज को गाइडेंस चाहिए होती है। इस बार ऑर्हुन आगे बढ़ता है, टेरेन स्कैन करता है और सेंस करता है गॉब्लिन्स का ग्रुप, साथ ही एक स्ट्रे ऑर्क भी। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर फिर सोचता है ये बैच काफी सॉलिड है। वो कमांड देता है, कैरल गॉब्लिन संभालो, सोफिया ऑर्क को लॉन्ग रेंज स्पेल से हैंडल करो। दोनों तुरंत मूव करती हैं। ऑर्हुन लोगन की तरफ मुड़ता है, सपोर्ट मैजिक, पर बोलने से पहले ही लोगन मैजिकल सर्कल्स बना देता है, कैरल पर एजिलिटी बफ स्पैम करता हुआ। वो अभी भी फुल्ली कन्विंस नहीं है कि ऑर्हुन जैसे कोई उसे गाइड करे, उसे लगता है ये एडवाइस तो बेसिक है, कोई भी दे देता। तभी सिचुएशन ट्विस्ट हो जाती है, ऑर्क सोफिया का PTSD ट्रिगर कर देता है, वो पैनिक कर जाती है, एम नहीं कर पा रही। लोगन बिजी है कैरल पर स्पेल्स फोकस करते हुए और हेल्पलेसली ऑर्हुन की तरफ देखता है, ये कैसा गाइड है, सोफिया को क्यों नहीं संभाल रहा। तब वो देखता है ऑर्हुन हवा में मैजिकल साइन ड्रॉ कर रहा है, ऑर्क की स्पीड ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। फिर ऑर्हुन कामली सोफिया के पास जाता है, टाइम लो, फोकस करो, तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, डरने की जरूरत नहीं। सोफिया डीप ब्रेथ लेती है
और नेक्स्ट सेकंड एक मैसिव फायरबॉल लॉन्च करती है। बूम! ऑर्क लिटरली वेपराइज हो जाता है, सब स्टन्ड, इंक्लूडिंग ऑरहुन। ये एडवांस टीयर स्पेल था। कैरल भागकर सोफिया को हक कर लेती है और ऑरहुन जेन्युइनली प्रेज करता है। परफेक्ट शॉट। थोड़ी देर बाद 35th फ्लोर, और वहां उनके सामने स्पॉन होती है डेथ टैरेंचुला। लोगन तुरंत पैनिक कर जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, ये चीज हम सबको मार देगी, यहां से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन सोफिया और कैरल बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देती हैं। दोनों ऑरहन पर फुल ट्रस्ट के साथ खड़ी रहती हैं और बिना हिले उसके ऑर्डर्स का वेट करती हैं। ऑरहन कामली बोलता है, लोगन, कैरल पर एजिलिटी अप और स्ट्रेंथ अप लगाओ और सोफिया पर मैजिक अप। लोगन थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे लगता है ये बंदा सीरियस है, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी रिपीट कर रहा है, कोई चेंज भी नहीं। फिर भी वो टीथ ग्राइंड करके स्पेल्स कास्ट कर देता है। एजिलिटी, स्ट्रेंथ, मैजिक सब एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑरहन तुरंत कैरल की तरफ देखता है। क्लोज कॉम्बैट में जाओ और उस मॉन्स्टर का पूरा अटेंशन अपनी तरफ रखो। कैरल कॉन्फिडेंट नॉट करती है और बिना हेजिटेट किए टैरेंचुला की तरफ स्प्रिंट कर देती है। लोगन इंस्टिंक्टिवली उसे रोकना चाहता है, पर ऑरहन हाथ उठाकर मना करता है। अगर तुम फ्रंट लाइन पर गए तो सब डिसएडवांटेज में आ जाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करो। फिर वो सोफिया को कमांड देता है, उसके ऊपर जंप करो और बैक को श्रेड करो, फ्रंट से एंड तक। सोफिया एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, सीधा स्पाइडर के हेड पर लीप करती है और ब्लेड घुमाकर फ्रंट से पीछे तक डीप स्लैश मार देती है। ऑरहन तुरंत ऐड करता है, उसका फोकस तुम पर रखो, पर याद रखो ये वेनेमस है, हर अटैक डॉज करना पड़ेगा, नो मिस्टेक्स। स्पाइडर कैरल को अपनी पॉइंटेड लेग से स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल जैसे डांस कर रही हो, एक के बाद एक अटैक्स डॉज करती जाती है, कुछ को डिफ्लेक्ट भी कर देती है, जिससे मॉन्स्टर खुद कंफ्यूज हो जाता है। ऑरहन लोगन की तरफ घूमता है, रखो, अभी उसकी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। लोगन और फोकस्ड हो जाता है और कंटिन्यूअस सपोर्ट स्पेल्स चला देता है। फिर ऑरहन सोफिया को बोलता है, इसे ग्राउंड पर पिन करो। सोफिया तुरंत समझ जाती है और अपनी एरो कटर एबिलिटी एक्टिवेट करके स्पाइडर की लेग्स को स्लाइस कर देती है। मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हैवी थड के साथ नीचे गिर पड़ता है। कैरल थोड़ा ओवर एक्साइटेड होकर चीयर करने लगती है, लेकिन ऑरहन शार्प टोन में बोलता है, अभी खत्म नहीं हुआ, अलर्ट रहो। पर वार्निंग थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि टैरेंचुला अभी जिंदा होता है और वेब शूट करके कैरल को पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ अपनी तरफ लाने लगता है। कैरल पैनिक कर जाती है, स्ट्रगल करती है और ऑलमोस्ट चिल्लाने लगती है, ऑरहन हेल्प। ऑरहन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, लोगन स्ट्रेंथ अप और स्पीड अप अभी। इस बार लोगन बिना क्वेश्चन किए स्पेल्स फायर करता है। कैरल को बूस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी वेब बहुत टाइट होता है और वो खुद को फ्री नहीं कर पा रही होती। ऑरहन सोफिया की तरफ देखता है, रॉक एरो रेडी करो, और साथ ही कैरल के डैगर्स पर शार्पनेस एनहांसमेंट कास्ट कर देता है। बूस्ट मिलते ही कैरल फोर्स लगाकर वेब तोड़ देती है और नेक्स्ट सेकंड सोफिया अपनी रॉक एरो रिलीज करती है। बूम! पूरे स्पाइडर को स्ट्रेट न्यूक कर देती है और मॉन्स्टर वहीं कोलैप्स हो जाता है। इसी के साथ आज का एक्सपीडिशन एंड हो जाता है। ऑरहन लोगन की तरफ देखता है और जेन्युइनली बोलता है, अच्छा काम, तुम्हारे सपोर्ट स्पेल्स के बिना आज के फाइट्स पॉसिबल नहीं होते। डंजन से बाहर निकलते वक्त सूरज धीरे धीरे सेट हो रहा होता है। सेल्मा सब रुकीज को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, अब तक तुम सब ने फैंटास्टिक जॉब किया है, कल फाइनल स्टेज है, इसलिए अच्छा रेस्ट करो और प्रॉपरली ईट करो। सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तभी एंट और बर्न ऑरहन को रोक लेते हैं और लंच ऑफर कर देते हैं। ऑरहन थोड़ा सोचता है, फिर एक्सेप्ट कर लेता है, रोज थोड़े ना कोई ट्रीट करता है। रास्ते में लोगन सोफिया से पूछता है, जब ऑरहन ने तुम्हें पहली बार सेव किया था, एग्जैक्टली कौन से स्पेल्स यूज किए थे? सोफिया थोड़ा रिकॉल करती है, पहले विंड ब्लास्ट, फिर स्वॉर्ड पर एनहांसमेंट और फिर सब ऑक्स को श्रेड कर दिया। लोगन का दिमाग चलने लगता है। आज उसने खुद देखा था ऑरहन कैजुअली ऑर्क पर स्लो डीबफ डाल रहा था। ये डीबफ स्पेल्स होते हैं और ये इंसेनली हार्ड होते हैं। सेल्मा जैसे टॉप टीयर मेजेस भी कभी कभी ही एक प्रॉपर डीबफ लगा पाते हैं, वो भी हैवी प्रेप के बाद। और ऑरहन टीम फाइट के बीच में परफेक्ट टाइमिंग के साथ सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। बफ्स कब एक्सपायर होंगे, एनिमी कहां मूव करेगा, पहले से प्रिडिक्टिव स्पेल्स। लोगन को रियलाइजेशन होता है, मैंने इस बंदे को टोटली गलत जज किया। ये सिर्फ मेज नहीं है, ये स्ट्रेट अप जीनियस है। सिटी में लौटकर ऑरहन बर्न और एंट के साथ टैवर्न पर रुकता है। दोनों बोलते हैं, जो चाहो ऑर्डर करो, आज हम पे करेंगे। फिर क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, तुम एक्चुअली हो क्या? हीरोज पार्टी में एन्चेंटर थे, अब सोर्ड्समैन बोल रहे हो? ऑरहन थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है, मैं हमेशा सोर्ड्समैन बनना चाहता था। जब मैंने अपने ग्रैंडफादर को विलेज में घुसा हुआ एक बीस्ट अकेले स्ले करते देखा था, उस दिन डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो मैं स्वॉर्ड ही यूज करूंगा। वो थोड़ा रुकता है, हीरोज पार्टी में भी मैं ओरिजिनली सोर्ड्समैन ही था, लेकिन जैसे जैसे हम डीपर फ्लोर्स पर गए, मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग होते गए, पेस स्लो हो गया
और तब सेल्मा ने टीम स्ट्रैटेजी पॉपुलर की जहां सब एन्चेंटर पर डिपेंड करते थे, तो हमने भी वही फॉलो करना शुरू कर दिया। दुख की बात यह थी कि उनकी पूरी पार्टी में कोई भी नेचुरल इंचेंटर बनने लायक नहीं था और इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑरहान ही था। पार्टी के लिए उसने अपना स्वॉर्ड्समैन का पोडियम छोड़ दिया और सपोर्ट रोल एक्सेप्ट कर लिया। अब वो थोड़ा बिटर होकर सोचता है कि हीरोज पार्टी के पास आगे के लेवल्स क्लियर करने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होंगे, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। अब इस सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। वो लड़कों से कहता है कि अब उसका गोल है एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्वॉर्ड्समैन बनना जो बिना किसी पार्टी के लोअर फ्लोर्स भी सोलो क्लियर कर सके। उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि बिल्कुल अगले दिन हीरोज पार्टी खुद उस डंजन में आने वाली है जिसे वो कॉन्कर करने निकला है। अगली सुबह ऑरहान केव की तरफ निकलता है, सोचता हुआ कि आज शायद यंग पार्टी को लीड करने का उसका लास्ट डे होगा। एंट्रेंस के पास ही उसे सोफिया और बाकी सब मिल जाते हैं। सब उसे वार्म ग्रीटिंग्स देते हैं और ऑरहान क्लियरली फील करता है कि आज पार्टी उस पर कल से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इवन लोगन आज नोटिसेबली ज्यादा ओपन और ट्रस्टिंग लग रहा होता है। तब कैरल बोल करती है, आज लास्ट डे है और सोफिया तुमसे कुछ कहना चाहती थी। वो सोफिया को एल्बो मारकर पुश करती है, पर सोफिया थोड़ा इंटिमिडेटेड हो जाती है और अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पाती। पता चलता है कि कल रात बात लेते वक्त सोफिया ने कैरल को कन्फेस किया था कि वो चाहती है कि ऑरहान नाइट सिल्वर रैबिट क्लैन में ही रहे और उन्हें टॉप तक ले जाने में मदद करे। पर जब वो खुद ऑरहान से बोलने वाली होती है तब सेल्मा उसे बुला लेती है। ऑरहान बस बोलता है बाद में बात करते हैं और चला जाता है। बाकी गाइड्स की तरफ जाते हुए वो कुछ रुकीज की बात ओवरहियर करता है। हीरोज पार्टी भी आज डंजन जा रही है और अपनी न्यू पार्टी के साथ ट्रायल रन करेगी ताकि टीम वर्क टेस्ट हो सके। ऑरहान क्यूरियस हो जाता है कौन सा फ्लोर, और फिर सुनकर शॉक हो जाता है 94th नहीं बल्कि 92nd से स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। ऑरहान को यह बिल्कुल सही नहीं लगता। न्यू मेंबर के साथ इतना डीप जाना रेकलेस है। उन्हें पहले लोअर फ्लोर से कोऑर्डिनेशन चेक करना चाहिए था। फिर वो खुद को रोकता है, हीरोज पार्टी के बारे में सोच के टाइम वेस्ट मत कर, फोकस कर, तू यहाँ क्यों आया है। 92nd फ्लोर पर ऑलिवर अपनी टीम को हाइप करता है, ये फ्लोर्स हम इजीली क्लियर कर लेंगे पर गार्ड डाउन मत करना। फिर वो न्यू मेंबर की तरफ देखता है, फिली ग्रीन हेड इंचेंटर। टैंक उससे बोलता है कि अपनी स्किल्स दिखाए और इडियट मेज बीच में बोल पड़ता है, ये ऑरहान जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लूजर नहीं है, नो प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑलिवर लूना की तरफ देखता है जो अब तक बिल्कुल चुप होती है साइलेंट डिफायंस में। वो कभी नहीं चाहती थी कि ऑरहान जाए। ऑलिवर सोचता है इस रन के बाद लूना भी मान जाएगी कि डिसीजन सही था और प्रॉब्लम ऑरहान ही था। ट्रुथ ये था कि लूना को प्लान के बारे में पता ही नहीं था। उससे तब मालूम पड़ा जब ऑलिवर ने फिली के वेलकम में पार्टी दी और सब सेलिब्रेट कर रहे थे। एन और डेरिक और अब रियल इंचेंटर मिल गया, अब 100th फ्लोर तक नो टाइम। एन फिली को बोलती है, वैसे पार्टी के पास बहुत पैसा है पर ऑरहान इतना कंजूस था कि कभी पर्सनल चीजों पर खर्च ही नहीं करता था। फिली अनकंफर्टेबल हो जाती है, पार्टी फंड्स पर्सनल यूज के लिए नहीं होते ना। एन कैजुअली श्रक करती है, अरे लोड्स ऑफ मनी है, स्पेंड ना करो तो क्या फायदा। ऑलिवर बीच में टोक देता है, ऑरहान टॉपिक खत्म, अब वो इररिलेवेंट है। सब फिली के ऑनर में ग्लासेस उठा ही रहे होते हैं तब लूना हाँपते हुए रूम में आती है। ऑलिवर मुझे बात करनी है। वो फिली को देखकर रुक जाती है और बोलती है, प्राइवेट में बात कर सकते हैं। ऑलिवर सीधा बोल देता है, यहीं बोलो। लूना कह देती है, मैंने सुना ऑरहान नाइट सिल्वर रैबिट्स लैंड के साथ रेड पर जा रहा है, ये पॉसिबल कैसे है। एन कंफ्यूज हो जाती है, 3 दिन में क्लैन ज्वाइन कर लिया जब हमने उसे वीक बोला था। डेरिक बोलता है, एस रैंक बैज दिखाकर घुसा होगा जो इसी पार्टी की वजह से मिला है। लूना हैरान होकर पूछती है, तुम लोग क्या बोल रहे हो। ऑलिवर शांत रहने को कहता है पर एन बीच में घुस जाती है, वो वूसलेस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑरहान 3 दिन पहले पार्टी छोड़ चुका। लूना स्टन रह जाती है, क्या उसने खुद छोड़ दिया। डेरिक अपना मुंह खोल देता है, नहीं हमने उसे किक किया, लूजर था। लूना तुरंत ऑलिवर की तरफ देखती है, ये सच है। ऑलिवर कामली नोट करता है और फिली इंट्रोड्यूस करने लगता है पर लूना उसे कट कर देती है, मैंने क्लियर बोला था मैं किसी को ऑरहान की जगह लेने नहीं दूंगी। टैंक गुस्सा हो जाता है, चुप करो, न्यू मेंबर ग्रीट कर रही है। ऑलिवर डेरिक को शांत करता है और लूना को समझाता है, ऑरहान अब पार्टी के लेवल का नहीं रहा, वो सिर्फ हमें स्लो करता। लूना फियर्सली बोलती है, बिल्कुल गलत, ऑरहान पार्टी का कोर था, इसी वजह से हम यहां तक आए, उसके बिना तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे। एन टॉन्ट मार देती है, सिर्फ तुम ही उसे स्पेशल मानती हो, डिसीजन हो चुका और ऑरहान आउट है। ऑलिवर लूना से कहता है कि अभी इमीडिएट प्लान्स पर बात करनी होगी और बोलता है कि क्योंकि ये पहली बार है जब सब फिली के साथ काम करेंगे तो वो 92nd फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 94th फ्लोर तक पुश करेंगे। लूना तुरंत रिजेक्ट कर देती है, बोलती है कि उसे बाकी लोगों जैसी डेथ विश नहीं है। डेरिक हंसकर बोलता है, डेथ विश कैसे हो सकती है जब हम 92nd से स्टार्ट कर रहे हैं, जब पहले ही 94 तक पहुंच चुके हैं। लूना रिप्लाई करती है कि चाहे फिली कितनी भी स्किल्ड इंचेंटर हो, उन्हें पहले लोअर फ्लोर से रिदम बनाना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। डेरिक अपने थिक स्कल के साथ फिर बोल पड़ता है, 93rd फ्लोर क्लियर कर चुके हैं, फिर नीचे क्यों जाए। लूना कहती है कि वो सब पागल है अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि 92nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन रहता है और लास्ट टाइम वो मुश्किल से उससे पार कर पाए थे। एन हंसकर बोलती है, तब हमारे पास वीक एस इंचेंटर था, इस बार ड्रैगन ब्रीज होगा।
ऑलिवर बोलता है कि वो सिर्फ टीम वर्क चेक करने आए हैं, ड्रैगन से लड़ना जरूरी नहीं। लूना आर्ग्यू करना चाहती है पर ऑलिवर उसे कट कर देता है। डिसीजन हो चुका है, अब चेंज नहीं होगा। रियलिटी में हीरोज पार्टी का सामना होता 92nd फ्लोर के मैमथ से, जो लास्ट टाइम इजीली गिर गया था, पर इस बार कुछ ऑफ लग रहा होता है। ऑलिवर मैमथ पर चार्ज करता है, स्वॉर्ड से हिट करता है, लेकिन मैमथ अटैक ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है। डेरिक काउंटर के लिए रेडी हो जाता है। कवर के पीछे जाते ही ऑलिवर का बफ फेड हो जाता है और उसे लगता है जैसे बॉडी पर टन टन वेट डाल दिया हो। वो फिली से पूछता है बफ इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहे हैं। फिली बढ़ती है कि अभी वो सबके फाइटिंग स्टाइल समझ रही है, टाइम के साथ बेटर हो जाएगा। ये सुनकर ऑलिवर को शॉक लगता है। उसे याद आता है कैसे ओरहन ने फर्स्ट डे के कुछ ही घंटों में सब कुछ रीड कर लिया था डंजन के अंदर। तब मैमथ डेरिक पर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। डेरिक ब्लॉक करता है पर स्लिप हो जाता है और बीम एन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। एन चिल्लाती है इडियट। डेरिक खुद कंफ्यूज होता है क्योंकि नॉर्मली ये ब्लास्ट उसके लिए इजी होता। एन फ्रेम में घुसकर फायर ब्लास्ट छोड़ती है पर वो मैमथ को बस टिकल कर पाती है। ऑलिवर चिल्लाता है हार्डर। एन बोलती है कि वो वही कर रही है जो हमेशा करती है, पर अटैक्स वीक लग रहे हैं। ऑलिवर फिली को बोलता है एन का मैजिक बूस्ट करो। फिली करता है, लेकिन जब एन फिर से फायर ब्लास्ट मारती है तो स्क्रैच तक नहीं पड़ता। मैमथ रिटेलिएशन में फिर बीम छोड़ता है। एन बेयरली रॉक के पीछे छुपकर बचती है। ऑलिवर स्टंड हो जाता है। फिली का मैजिक ओरहन से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, फिर भी वो सब पिट रहे, जबकि लास्ट टाइम इस मॉन्स्टर से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक और बीम उसे होश में लाता है। वो मुश्किल से डॉज करता है। अगला डेरिक ब्लॉक करता है। ऑलिवर एन को फ्लैंक करने को बोलता है, पर मैमथ उसे रोक देता है और एन को पीछे भागना पड़ता है। ऑलिवर फिली से कहता है मॉन्स्टर के अटैक्स प्रेडिक्ट करो, वॉर्न करो। फिली बोलती है कि सब कुछ एक साथ हैंडल करना इम्पॉसिबल है। ऑलिवर स्नैप करता है, बैटल का फ्लो देखना एन्चेंटर का काम होता है। एन भी टॉन्ट मार देती है, बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हें पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। ऑलिवर रियलाइज करता है कि कोई भी अपने यूजुअल लेवल पर नहीं है। इवन उसकी स्वॉर्ड फुल पावर ड्रॉ नहीं कर रही। थ्योरी में फिली के बफ्स उन्हें मॉन्स्टर बना देने चाहिए थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तभी डंजन की डेप्थ से ब्लैक ड्रैगन निकल आता है और उनकी तरफ फ्लाई करता है। लूना का पसीना छूट जाता है, यहां से अभी निकलना होगा। ड्रैगन लैंड करता है और मैमथ को बिना एफर्ट के क्रश कर देता है। ऑलिवर शॉक हो जाता है, ये यहां क्यों आ गया, ये होना नहीं चाहिए, पर वो रिट्रीट रिफ्यूज करता है। एक बार मारा है, फिर मारेंगे। डेरिक फायरबॉल ब्लॉक करने जाता है, लेकिन इंस्टेंटली ब्लास्ट होकर पीछे उड़ जाता है। एन फायरबॉल ट्राई करती है, रॉक के पीछे छुपकर भी हिट खा जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। लूना चिल्लाती है भागना पड़ेगा। ऑलिवर फिली को बफ करने बोलता है और ड्रैगन के फायरबॉल के साथ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक क्लैश करता है। शॉकवेव उसे घुटनों पर गिरा देती है। कंफ्यूज्ड, डेज्ड, लूना तुरंत उसे पकड़कर बोलती है इमरजेंसी टेलीपोर्ट क्रिस्टल अभी। फिली वार्न करती है कि ये लोअर रैंक बॉस रूम में भेज देगा। लूना कहती है और कोई ऑप्शन नहीं। ऑलिवर अग्री करता है, पोर्टल ओपन करता है, पर जैसे ही वो एंटर करने वाले होते हैं ड्रैगन डाइव करता है, उन्हें पीछे धकेल देता है और सबके हॉरर के लिए पोर्टल के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। डेरिक पहले सोचता है शायद अच्छा हुआ, पर लूना बोलती है ये वर्स्ट केस है, अब कोई लो रैंक पार्टी मर जाएगी। वो कहती है कि गिल्ड को फोर्स टेलीपोर्ट यूज करना पड़ेगा सबको बाहर निकालने के लिए। ऑलिवर नोट करता है और सब भागते हुए बाहर निकलते हैं। तब लूना बोलती है तुम लोग इतने वीक इसीलिए लग रहे थे क्योंकि ओरहन ने ओरिजिनल स्पेल्स बनाए थे जो हर मैजिक को 50 टाइम्स बूस्ट कर देते थे। फिली शॉक हो जाती है, सेल्मा भी सिर्फ 10 टाइम्स करती है। लूना कामली बोलती है पर यही ट्रूथ है, इसी वजह से तुम लोगों को लगता था कि तुम अनस्टॉपेबल हो। असल में हीरोज पार्टी तभी स्ट्रांग होती थी जब ओरहन उनके साथ होता था, वरना वो सिर्फ नाम के पावर हाउस थे। ऑलिवर ये बात मानना नहीं चाहता और वो करता है कि वो ओरहन के बिना ही ड्रैगन को मार के दिखाएगा। सब गिल्ड हाउस की तरफ भागते इस होप के साथ कि ड्रैगन ने अभी तक किसी की जान ना ली हो। 50th फ्लोर पर ओरहन अपनी पार्टी को बोलता है कि जैसे ही वो 51st फ्लोर टच करेंगे मिशन कंप्लीट हो जाएगा और टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल से सब वापस लौट आएंगे। सब अग्री करते हैं, पर ओरहन के पेट में एक अजीब सी फीलिंग उठाई होती है। वो इधर उधर देखता है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता। फिर वो ऊपर देखता है, डार्क क्लाउड्स ने पूरा स्काई कवर कर रखा होता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये अनईजी वाइब क्यों आ रही है। सब कुछ स्मूथ लग रहा था, थोड़ी देर में फ्लोर बॉस फाइट होगा, गाइड्स के लिए कोई बिग डील नहीं, और फिर सब घर कंप्लीट सक्सेस। तो फिर ये वार्निंग टाइप फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो और उन्हें अभी निकल जाना चाहिए। तब कैरल उसकी सोच तोड़ देती है, पूछती है इस बार कैसे मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। ओरहन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देख लेता है और कहता है कि वो टैंक है, उसका मेन काम टीममेट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि सीधा भागकर सबको सोलो करने का ट्राई करना। कैरल डिसएग्री करती है, बोलती है कि अगर वो सब एनिमीज खुद हैंडल कर ले तो बाकी लोग सेफ रहेंगे। उसके हिसाब से टैंक का काम फ्रंट लाइन पर रहना होता है और वो हमेशा वही करती है। फिर वो और एडवाइस मांगने लग जाती है कि और बेटर कैसे लड़े। ओरहन थोड़ा थक कर साय करता है और कहता है कि उसे टीम के साथ काम करना सीखना होगा, सब कुछ अकेले हैंडल करने के बजाय, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां सर्वाइव करने का एक ही तरीका होगा, टीममेट्स पर डिपेंड करना। कैरल को ये बोरिंग लगता है, पर लोगन उसे टोक देता है, बोलता है कि इतनी अमेजिंग एडवाइस मिल रही है, ग्रेटफुल होना चाहिए। वो ऐड करता है कि ग्रेट एडवेंचरर एल्बर्ट भी कहता था टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ओरहन उस ब्लॉन्डी की तरफ देखता है, नाइट स्काई रैबिट्स वाले एल्बर्ट की बात कर रहे हो?
लोगन खुश हो जाता है, उसे अच्छा लगता है कि कोई और भी रीड करता है, सिर्फ बारबेरियन जैसे डंजन में घुसने के बजाय। ऑरहैन बोलता है कि ऑलमोस्ट सब एल्बर्ट के बारे में जानते होंगे। वो नाइट स्काई रैबिट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और माना जाता है कि पिछले साल 92nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हुए मर गया। लोगन कहता है कि डेथ के बाद भी एल्बर्ट लेजेंड बन चुका है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। कैरल थोड़ी सीरियस हो जाती है और धीरे से बोलती है कि एल्बर्ट अपने कॉमराड को प्रोटेक्ट करते हुए मरा, जबकि वो टैंक नहीं था। उसका मूड और डार्क हो जाता है। बोलती है कि उसे पता था कि उसकी डेथ से फैमिली टूट जाएगी, फिर भी उसने ये किया। इसीलिए वो मानती है कि बेस्ट डिफेंडर वही होता है जो जिसे प्रोटेक्ट कर रहा हो उससे हमेशा खुद से दूर रखे। वो कंक्लूड करती है कि अगर वो अकेली फ्रंट लाइन पर लड़े और टीम पीछे रहे तो सब सेफ रहेंगे, और अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो भाग भी सकते हैं। और हैन उसके चेहरे पर पेन नोटिस करता है और सोचता है कि ये टॉपिक उसकी पे ग्रेड से ऊपर का है। आउटसाइडर होने के नाते ज्यादा प्राय नहीं करेगा। वो मूड लाइट करने के लिए बोलता है कि आज एनिमीज हैंडल करने के लिए वो कैरल पर डिपेंड करेगा। तुरंत उसका फेस फिर से ब्राइट हो जाता है। लीव इट टू मी। तब सोफिया स्पॉटलाइट ले लेती है, थोड़ा पिक मी मोड में पूछती है कि उसमें क्या कमी है और वो कैसे बेटर मेज और टीममेट बन सकती है। लोगन भी ज्वाइन कर लेता है, कहता है कि वो भी इंप्रूव करना चाहता है। और हैन सबको काम करता है और 36 फ्लोर की तरफ बढ़ता है, जहां रुकीज वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं। सेल्मा और हैन को कॉल करती है, बोलती है कि आज सबसे टफ डे होगा, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और एक्सपेडिशन कंप्लीट करनी होगी। फिर वो ओरहान की पार्टी की तरफ देखती है, कहती है कि किड्स ने उससे काफी लाइक कर लिया है। ओरहान ऑनेस्टली बोलता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के बाद उसे लगा था कि शायद रिस्पेक्ट 1 सेकंड में गायब हो जाएगी, पर वो गलत था। ये किड्स देखने से ज्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट है। सेल्मा एग्री करती है, कभी कभी ये हैंडफुल हो जाते हैं पर फ्यूचर ब्राइट है। फिर वो एल्बर्ट की डेथ का टॉपिक लाती है, कहती है कि वो उनके क्लैन के लिए ह्यूज ब्लो था, स्टार मेंबर था। उसके बाद क्लैन डाउनहिल गया और तब हीरोज पार्टी ने लीड ले ली। और हैन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन उनके लिए भी नाइटमेयर था और फाइट में किसी एक को खो देना पूरी पार्टी को क्रिपल कर देता। सेल्मा एडमिट करती है कि एल्बर्ट के जाने से जो होल बना वो आज तक फिल नहीं हो पाया। फिर सीधा पूछ लेती, तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे? और हैन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि वो ऑनर्ड फील करता है, पर 2 एन्चांटर्स की जरूरत नहीं होती, स्पेशली जब दूसरा कॉन्टिनेंट का बेस्ट हो। सेल्मा ब्लश करती है और बोलती है कि वो उसे एन्चांटर के रूप में नहीं, स्वॉर्ड्समैन के रूप में चाह रही है। ये सुनकर ओरहान ऑफ गार्ड हो जाता है। सेल्मा कहती है कि आज वो ऑब्जर्व करेगी और देखेगी कि स्वॉर्ड्समैन के तौर पर उसके स्किल्स कैसे हैं। थोड़ी देर में सब अपने अपने ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ओरहान 3 रूकीज के साथ रह जाता है। कैरल पूछती है कि इतना स्प्लिट क्यों हो रहा है, उसे केव्स के लैबिरिंथ में लॉस्ट होने का आइडिया पसंद नहीं। ओरहान हंसकर कहता है कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है, कभी कभी पार्टी को मल्टीपल पाथ्स चेक करने पड़ते हैं बॉस रूम ढूंढने के लिए, इसीलिए नाइट स्काई रैबिट्स जैसे बड़े क्लैंस एडवांटेज में होते हैं, पूरा केव सिस्टम फास्ट क्लियर कर सकते हैं। लोगन बोलता है कि ओरहान डीपेस्ट फ्लोर तक जा चुका है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेल्मा और कैरल क्यूरियोसिटी से घेर लेती हैं, पूछती है कि डीपर फ्लोर्स कैसे दिखते हैं और वहां कैसे मॉन्स्टर्स होते हैं। ओरहान रिप्लाई करता है कि डीप फ्लोर्स अराउंड 72 से स्टार्ट होते हैं, जहां इकोसिस्टम बदल जाता है। रगेड स्नोई माउंटेन्स, कॉन्स्टेंट ब्लिजर्ड्स और अंधेरे में छुपे आइस लिजर्ड्स जो तब अटैक करते हैं जब तुम जरा सा भी गार्ड डाउन कर दो। इतना बोलकर ओरहान उन्हें टास्क पर फोकस करने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस पॉइंट पर सब फ्रीक आउट हो जाएं। और फिर सब और अंदर डंजन में मूव करते हैं। पूरा केव सरप्राइजिंगली खाली लग रहा होता है, जो काफी ईयरी फील देता है। लोगन बोलता है कि इस फ्लोर पर अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। फिर ओरहान की तरफ देखकर पूछता है, क्या 40th फ्लोर यूजुअली ऐसा ही होता है? ओरहान सिर हिला देता है, लेकिन उसके पेट के अंदर जो नॉट थी वो और टाइट हो जाती है। उसे लगता है शायद उसका गट फीलिंग सही था, आज डंजन में कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है। कैरल मॉन्स्टर्स ना मिलने पर हंगामा करने लगती है। तभी एक रॉक के पीछे से एक ब्लू गॉब्लिन निकल आता है। कैरल खुश हो जाती है, फाइनली फाइट, और बिना सोचे सीधा उसकी तरफ भागती है। ओरहान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑलरेडी दूर निकल चुकी होती है, तो वो तुरंत एजिलिटी डाउन डीबफ यूज करता है ताकि गॉब्लिन स्लो हो जाए, और कैरल एक ही क्विक स्ट्राइक में उसे गिरा देती है। वो सेलिब्रेट करने लगती है, पर ओरहान उसे टोकता है, बिना सोचे एनिमीज पर रश मत किया करो। वो समझाता है कि ब्लू गॉब्लिन्स काफी फास्ट और स्ट्रांग होते हैं, और थोड़ा सा भी स्लिप होता तो लोगन और सोफिया दोनों आउट ऑफ पोजीशन हो जाते, सबको डेंजर हो सकता था। कैरल अपनी गलती मान लेती है, तो ओरहान बात को सॉफ्ट करने के लिए उसे एक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट समझाता है कि एनिमी के मूवमेंट पर फोकस करो और उस मोमेंट पर स्ट्राइक करो जब वो खुद अटैक लॉन्च करने वाला हो। इससे उनका अटैक होने से पहले ही रुक जाता है और पार्टी को मैसिव एडवांटेज मिलता है। कैरल ऑ में सुन रही होती है, तब लोगन उसे साइड कर देता है, मुझे भी थोड़ा गाइडेंस दो। उसी वक्त ओरहान उन्हें पीछे मुड़ने को कहता है। 2 वुल्फ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन पास आने से पहले ही एक मैजिकल ट्रैप एक्टिवेट होता है और उनके बॉडीज में स्पाइक्स घुस जाते हैं। ओरहान लोगन को समझाता है कि ट्रैप स्पेल्स से स्टार्ट करना चाहिए ताकि टीम सिर्फ सामने वाले एनिमीज पर फोकस करे और पीछे से होने वाले अटैक्स का डर ना रहे। लोगन हर वर्ड अब्सॉर्ब कर रहा होता है, अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि वो ओरहान जैसे मेज बनना चाहता है हर सेंस में। फिर ओरहान सोफिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे 2 मैजिक स्पेल्स एक साथ यूज करना सीखना चाहिए।
सोफिया बोलती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ऑरहन स्माइल करता है कि थोड़ा प्रैक्टिस से कोई भी कर सकता है। वो बताता है कि एडवांस लेवल कैस्टर्स तो एक साथ डजन स्पेल्स भी यूज कर लेते हैं। सोफिया शॉक हो जाती है, पूछती है कि वो सीधा स्ट्रॉन्गर वर्जन क्यों नहीं सीख सकती अपनी करंट मैजिक का। ऑरहन एक्सप्लेन करता है स्ट्रॉन्ग स्पेल्स को चार्ज करने में टाइम लगता है और उस डाउन टाइम में मेज टोटली वल्नरेबल होता है। अगर वो मल्टीपल स्पेल्स सीखे तो पहला फायर होने से पहले दूसरा ऑलरेडी रेडी कर सकती है। इस तरह डाउन टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और फाइट्स में कोई वीक मोमेंट नहीं रहेगा। आखिरकार वो बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां गाइड्स रुकीज को पीछे रहकर देखने को बोलते हैं। ऑरहन बाकी एस्कॉर्ट्स के साथ अंदर जाता है और सबको कहता है कि फुल ऑफेंस पर फोकस करे, वो सपोर्ट देगा। फाइट शुरू होती है और ऑरहन परफेक्ट टाइमिंग पर मूव करता है। जैसे ही बॉस अटैक करने जाता है, वो उसके लेग्स पर स्लैश मारता है और मॉन्स्टर लड़खड़ा जाता है। बैलेंस रीगेन करने से पहले ही ऑरहन पीछे ट्रैप सेट कर देता है, जो बॉस के पीछे वॉल बना देता है और उसका डॉज रूट ब्लॉक हो जाता है। सेल्मा तुरंत मल्टीकास्ट यूज करती है, एक साथ 5 मैजिक सर्कल्स। टैंक अटैक्स ब्लॉक करता है और दूसरा स्वॉर्ड्समैन एक ही फिनिशिंग स्लैश में फाइट एंड कर देता है। रुकीज बस देखते रह जाते हैं। बैटल ब्लिंक कैन यू मिस इट मोमेंट में खत्म हो जाती है। लोगन को यकीन ही नहीं होता कि एस रैंकर्स इतनी प्रिसिजन से कैसे लड़ते हैं। एक भी स्टेप वेस्ट नहीं, सब पिक्चर परफेक्ट। एक्सपेडिशन आगे बढ़ती रहती है, फ्लोर आफ्टर फ्लोर क्लियर होता है और आखिरकार 50th फ्लोर के बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। बॉस निकलता है एक जायंट क्रैब, जिसका शेल ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। सेल्मा ऑरहन से कहती है, तुम सबसे स्ट्रांग हो, अगर तुम उसका क्लॉ तोड़ दो तो बाकी हम हैंडल कर लेंगे और फिर फीस्ट के लिए घर। ऑरहन स्माइल करता है, स्वॉर्ड निकालकर कामली मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। टैंक वॉर्न करता है कि शेल बहुत हार्ड होता है, तोड़ना मुश्किल, लेकिन ऑरहन को फर्क नहीं पड़ता। वो हवा में जंप करता है और क्रैब के जॉइंट पर फुल फोर्स स्ट्राइक। जायंट क्लॉ एक ही हिट में कट हो जाता है। अब बाकी के लिए काम इजी हो जाता है और मॉन्स्टर क्विकली फिनिश हो जाता है। सब क्लैप करते हैं। एक्सपेडिशन एंड हो चुकी होती है और वापस जाने की तैयारी होती है। तभी ऑरहन के दिल में एक टेरिफाइंग ड्रेड उठती है और रियलिटी खुद ही क्रैक हो जाती है। रिफ्ट से ब्लैक ड्रैगन निकल आता है, सीधा उनकी तरफ उड़ता हुआ। ऑरहन का खून जम जाता है, वो चिल्लाता है रन, लेकिन लगता है जैसे वही अकेला है जो सोच पा रहा है। बाकी एस रैंकर गाइड्स भी प्रेशर से फ्रीज हो जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये यहां कैसे? इतने लो फ्लोर्स पर ब्लैक ड्रैगन क्यों? सेल्मा थोड़ा सा होश संभालती है पर मूव नहीं कर पाती। उसे कमांड लेना होगा रुकीज को बचाने के लिए, लेकिन ड्रैगन की ऑरा एयर को हैवी बना रही होती है, जैसे ऑक्सीजन खींच रही हो। सेल्मा को सारी हॉरर स्टोरीज याद आ जाती है। ब्लैक ड्रैगन जो एडवेंचरर्स को बिना निशान छोड़े मिटा देता है। ऑरहन दिमाग दौड़ाता है एस्केप का कोई तरीका, तब उसे याद आता है बॉस ऑलरेडी डिफीट हो चुका है। इसका मतलब अगर वो क्रिस्टल तक पहुंच गए तो टेलीपोर्ट करके बच सकते हैं। यही एक एग्जिट है। वो सबको रैली करने के लिए मुड़ता है, लेकिन देखता है सब ट्रांस में है, मॉन्स्टर से नजर हटा ही नहीं पा रहे। और ये सबसे स्कैरी पार्ट है, ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर्स ह्यूज ग्रुप्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अगर अभी मूव नहीं किया तो सब इंस्टेंटली रोस्टेड होंगे। एक सेकंड के लिए ऑरहन सोचता है क्या वो अकेला क्रिस्टल तक भाग जाए वो सर्वाइव कर सकता है, पर तुरंत खुद से नफरत करता है और डिसाइड करता है वो ड्रैगन से लड़ेगा ताकि बाकी सबको भागने का टाइम मिल सके। ऑरहन डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें बिट्रे नहीं करेगा और इस ड्रैगन को यहीं रोकेगा। वो अपनी सोर्ड को टाइटली पकड़ता है, आंखों में फियर्स डिटर्मिनेशन, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्हें वो ट्रूली केयर करता है। वो बाकी गाइड्स पर चल जाता है, पोजीशंस लो। इससे सब ट्रांस से बाहर आ जाते हैं और सेल्मा भी होश में लौट आती है। वो तुरंत ऑर्डर्स देती है, रुकीज को सेंटर में रखो और डिफेंसिव पोस्चर लो। एरैंग एडवेंचरर्स इंस्टेंटली मूव कर जाते हैं। मेज एक मैजिक बैरियर बनाता है ताकि ड्रैगन के अटैक को सोक किया जा सके, लेकिन सेल्मा तुरंत रियलाइज करती है कि ये शील्ड इनफ स्ट्रांग नहीं है इस ब्लास्ट को रोकने के लिए। उधर ऑरहन बिना डरे सीधा ड्रैगन की तरफ स्प्रिंट करता है और साथ ही एक प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट करता है जो बाकी गाइड्स को रीइंफोर्स कर देता है। ये कॉम्बो उन्हें शॉर्ट डेथ से बचा लेता है, लेकिन सबका हाल टाइट हो चुका होता है। सब जानते हैं अगर ऑरहन ना होता अभी तक सिर्फ एशेस बचती। ऑरहन ड्रैगन के अटैक्स डॉज करता हुआ स्ट्रेटेजिकली बैक स्टेप लेता है, लेकिन मॉन्स्टर को फ्री चार्ज का एक भी चांस नहीं देता। वो एक छोटा सा डैगर निकालता है और सीधा ड्रैगन की आंख की तरफ थ्रो करता है। ड्रैगन रिफ्लेक्स में अपनी आंख बंद कर लेता है, लेकिन यही ऑरहन का प्लान था। उस स्प्लिट सेकंड में वो हवा में जंप करता है, सिंगल स्विंग में बेहेडिंग का एम। सूट से एक मैसिव शॉक वेव निकलता है, डस्ट और स्मोक पूरे केव में फैल जाती है। गाइड सोचते हैं शायद काम हो गया, लेकिन ऑरहन गार्ड डाउन नहीं करता। जैसे ही धूल छटती है ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है, गुस्से से रोर करता हुआ, बिल्कुल अनहार्म्ड। ऑरहन ऑर्डर्स देता है, रुकीज को हर साइड से कवर करो, किसी को स्क्रैच तक नहीं आनी चाहिए, ड्रैगन को मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा। सेल्मा हेजिटेट करती है, पर ऑरहन बस हल्का सा स्माइल करता है, डोंट वरी, मेरे पास प्लान है। वो रुकीज को चिल्लाता है, टाइट रहना, और फिर खुद ड्रैगन की तरफ लॉन्च करता है। ड्रैगन फायरी ब्रेथ चार्ज करता है, ब्लास्ट फायर, लेकिन ऑरहन जिग-जैग में डॉज करता हुआ मॉन्स्टर के अराउंड सर्कल्स रन करने लगता है, पूरा फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पर।
सेल्मा और बाकी गाइड्स स्टन रह जाते हैं उसकी ब्रेवरी और कंट्रोल देखकर। सेल्मा के दिमाग में डाउट आता है, क्या ये सही डिसीजन है इस बीस्ट को ओरहान पे छोड़ देना जो लेजेंडरी हीरो एल्बर्ट को मार चुका है। उसे रियलाइज होता है वो ओरहान के बारे में केयर करने लगी है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो शैटर हो जाएगी। पर ओरहान फुल जोन में होता है, अटैक आफ्टर अटैक डॉज करता हुआ और ऊपर से एक ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है सीधा ड्रैगन पर वापस। इससे बीस्ट और भी रेज में आ जाता है। लोगन और सोफिया की आंखें फैल जाती हैं। रिफ्लेक्शन मैजिक, ये कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, ये ओरहान का ओरिजिनल क्रिएशन है, मैजिकल रिफ्लेक्शन, जो किसी भी मैजिक को डबल फोर्स के साथ अटैकर पर ही पलटा देता है। प्रॉब्लम ये था ड्रैगन के स्केल्स इतने टफ थे कि इतना पावरफुल ब्लास्ट खाने के बाद भी वो खड़ा था बिल्कुल फाइन। ओरहान समझ जाता है अब रिस्क लेना पड़ेगा। वो तुरंत मल्टीकास्ट स्टेटस बूस्ट यूज करता है, एक साथ 6 मैजिक सर्कल्स। सेल्मा शॉक रह जाती है। हाई लेवल मेजेस 3 सर्कल्स पर ही स्ट्रगल करते हैं और ओरहान ने 6 बिना स्वेट के। वो हेल्प करना चाहती है पर तभी ओरहान एक और ऑल स्टैट बूस्ट खुद पर लगाता है, फिर एक और। टोटल मिलाकर वो अपने स्टैट्स को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई और डबल करता है। गाइड्स स्पीचलेस, ये थियोरेटिकली इम्पॉसिबल था। ओरहान का बॉडी ग्लो करने लगता है, लाइटनिंग क्रैकल होती हुई, प्योर एनिमे मेन कैरेक्टर एनर्जी। ड्रैगन को ड्रैगन बॉल का लोर नहीं पता था तो वो टेल स्वाइप के साथ अटैक करता है, लेकिन ओरहान ब्लिंक में गायब हो जाता है और क्लिफ एज पर अपीयर होता है इतनी स्पीड से कि सेल्मा को लगा जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। सेल्मा कांपती है, अब उसे ओरहान का ट्रू पोटेंशियल दिख रहा था। ये बंदा सपोर्ट मेज के कॉन्सेप्ट को ही रीराइट कर रहा है, एक के बाद एक ओरिजिनल स्पेल्स। ओरहान नीचे लैंड करता है पर उसकी नाक से खून टपकने लगता है। उसे पता है स्टैट्स ह्यूमन लिमिट से बहुत ऊपर जा चुके हैं, लेकिन बॉडी तो अभी भी ह्यूमन है और ऊपर से वो एक साथ 32 स्पेल्स मेंटेन कर रहा है। मैना ड्रेन इनसेन है, ज्यादा देर तक ये सस्टेन नहीं होगा। इसका मतलब क्लियर था, अब या तो अभी फिनिश या फिर कभी नहीं। वो ड्रैगन की तरफ स्प्रिंट करता है, अटैक्स डॉज करता हुआ और ऊपर से स्ट्राइक करने के लिए जंप करता है। ड्रैगन टेल स्विंग करता है, लेकिन ओरहान मैना ब्लॉक क्रिएट करता है, मिड एयर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर खड़े होकर ड्रैगन का अटैक विफ करा देता है। लोगन शॉक्ड, ये भी ओरिजिनल स्पेल है क्या? ये था मैजिक कन्वर्जेंस, एनवायरमेंट से मैना खींचकर एक पॉइंट पर कंडेंस करने वाली एबिलिटी। ओलिवर भी ये यूज करता था, लेकिन प्योरली ऑफेंस के लिए। डिफेंस हमेशा ओरहान संभालता था। ओरहान फिर से चार्ज करता है, सोर्ड की शार्पनेस एम्पलीफाई करता है और इस बार स्लैश। ड्रैगन के नेक पर क्लीन हिट, थिक स्केल्स कट हो जाते हैं, अंदर का फ्लैश टीयर हो जाता है। बीस्ट जमीन पर गिरता है एक हेवी थड के साथ। लोगन और सोफिया चीयर कर उठते हैं, हो गया। पर सेल्मा को पता होता है इतना आसान नहीं होता। ड्रैगन सिर्फ इंजर्ड था, डिफीटेड अभी बिल्कुल नहीं। लेकिन ओरहुन अब क्लियरली अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर संभलता है, अपनी बैलेंस वापस लाने की कोशिश करता हुआ, और फिर भी अटैक पुश करता रहता है ताकि ड्रैगन को रिकवर करने का एक सेकंड भी ना मिले। सेल्मा चाहती है कि वो जंप करके ओरहुन की हेल्प करे, लेकिन उसे याद आता है कि उनकी क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग मिलकर भी ड्रैगन पर एक सिंगल हिट तक लैंड नहीं कर पाए थे, तो फिर वो अकेली क्या ही कर लेगी। ड्रैगन फिर से सीधा बैठ जाता है, अपनी फायरी ब्रेथ छोड़कर ओरहुन से डिस्टेंस बना लेता है और फिर अपने अराउंड डार्क मैजिक चैनल करता हुआ मैजिकल स्पीयर्स का पूरा बराज फायर करता है। ओरहुन अपनी इंसेन स्पीड का यूज करके उनमें से ज्यादातर डॉज कर लेता है। इसी बीच उसके दिमाग में फ्लैशबैक हिट करता है, वो दिन जब सब कुछ कलरफुल और हैप्पी था, जब वो ओलिवर के साथ गलियों में बिना किसी टेंशन के खेला करता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ पलट गया जब बैंडिट्स ने उनके विलेज पर अटैक किया और हर चीज बर्बाद कर दी। हर वो इंसान भी जो उनके लिए प्रेशियस था। वो बिल्कुल हेल्पलेस रह गए, सिर्फ रोते रह सकते थे जब दुनिया उनके आसपास जल रही थी। अगली सुबह उन्होंने हर उस इंसान को दफनाया जो उन्हें मिला, और दोनों ने कसम खाई कि हर दिन स्ट्रांग बनेंगे, एक ऐसी लेवल तक पहुंचेंगे जहां वो अपने लोगों को और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सके ताकि कोई भी उनसे कभी कुछ छीन ना सके। और उन इन यादों को फ्यूल बना लेता है और धूल के बीच से सीधा ड्रैगन की तरफ चलता है, सर्टेन डेथ के सामने भी झुकने से मना करता हुआ। ड्रैगन अपना सबसे खतरनाक अटैक चार्ज करता है, वही जो इतने एडवेंचरस को मार चुका है कि उसे वॉकिंग डेथ कहा जाता है। और उन रेडी होता है और जैसे ही मैजिकल स्पीयर्स उसकी तरफ आते हैं वो उनके बीच जिग-जैग करता है, सिर्फ इंचेस का गैप। फिर एक फायरबॉल डिस्ट्रैक्शन के लिए लॉन्च करता है और ड्रैगन का सिर काटने के लिए जंप करता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसका दिल डूब जाता है, ब्लेड बाउंस हो जाती है। ड्रैगन के स्केल्स स्टील से भी ज्यादा हार्ड हो चुके थे। वो तुरंत बैक स्टेप लेता है, ज्यादातर स्पीयर्स डॉज करता है और अपने आगे एक वॉल कंजोर करता है। ड्रैगन पैटर्न चेंज करता है, एक स्पीयर को कर्व करके पीछे से घुमा देता है, जो किसी और को होता तो वही मर जाता, लेकिन ओरहुन अपने गॉड टियर रिफ्लेक्सेस से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, अपनी जान बचाते हुए। वो प्रेशर बनाए रखता है, अटैक, डॉज, काउंटर। रुकीज के पास ड्रैगन को जाने का एक भी ओपनिंग नहीं देता। उसके दिमाग में आता है कि पहले उसके पास एक टीम होती थी, सबके अलग रोल्स, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वो अकेला खड़ा है। वो थॉट को शेक ऑफ करता है और याद करता है कि उसने डिसाइड किया था कि वो ड्रैगन को अकेला हराएगा और ऐसा एडवेंचरर बनेगा जो बिना किसी पार्टी के हर डंजन सर्वाइव कर सके। वो एक ट्रैप कार्ड डिप्लॉय करता है जो ड्रैगन पर नॉन स्टॉप प्रिसीजन के साथ ब्लास्ट्स बरसाता रहता है, और इसी विंडो में अपनी मैजिक कन्वर्जेंस को स्वॉर्ड में चैनल करता है
ओलिवर के अल्टीमेट जैसे, बस फर्क ये है उसकी ब्लेड पिच ब्लैक हो चुकी थी। और भाई, वंस यू गो ब्लैक यू डोंट गो बैक। वो अटैक चार्ज करता है और फुल फोर्स से स्लैश करता है, ड्रैगन के अटैक को कट करता हुआ सीधा चेस्ट में हिट। सब सेलिब्रेट करने वाले ही थे, पर ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और काउंटर ऑफेंसिव शुरू, और उनको रिट्रीट और डॉज करना पड़ता है। उसके बफ्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, तो बचा कुचा माना लगाकर फिर से स्टैट्स बूस्ट करता है और एक मॉन्स्टर स्ट्राइक मारता है, ड्रैगन को हवा से गिरा देता है। लेकिन फिर भी बीस्ट उठ खड़ा होता है एक बार और उन हैवी ब्रीदिंग करता है। अब दोनों, वो और ड्रैगन, लास्ट लेग्स पर थे। तब तक उसकी स्वॉर्ड भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। वो डिसाइड करता है कि या तो अब यहीं एंड करेगा या फिर यहीं मर जाएगा। वो अपने आगे एक डार्क होल समन करता है और पूरी सराउंडिंग्स की एनर्जी कन्वर्ज करके एक हाइपर फोकस्ड एनर्जी स्वॉर्ड बनाता है, दोनों हाथों से पकड़कर फाइनल क्लैश के लिए रेडी। ड्रैगन फिर स्पीयर्स फायर करता है, पर ऑरहुन अपनी लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेंथ से वीव करता हुआ आगे बढ़ता है, ब्लॉकिंग, रिफ्लेक्टिंग, बीस्ट को कंफ्यूज करता हुआ। आखिरी मोमेंट में वो रिफ्लेक्शन मैजिक से किक ऑफ करता है और मिसाइल की तरह ड्रैगन पर ब्लास्ट होता है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करके। ड्रैगन के हेड पर डायरेक्ट हिट, मैसिव एक्सप्लोजन, हर जगह डस्ट और डेब्रिस। जैसे ही धूल बैठती है, सेल्मा ऑरहुन को जिंदा खड़ा देखती है, स्वॉर्ड का सहारा लेकर हैवी सांस लेते हुए। उसे ये भी रियलाइज नहीं होता कि उसने हिस्ट्री बना दी है, पहला इंसान जो ब्लैक ड्रैगन को अकेला हरा पाया। और यहीं इस वीडियो का पार्ट यहीं एंड होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।